कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इस चैप्टर को देखेंगे। एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक पार्ट आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश इंडिया डेवलप हुआ थ्रू द वेरियस चार्टर एक्ट्स, वेरियस काउंसिल्स एक्ट, और उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स। इनफैक्ट जो 1935 का एक्ट है उसने काफ़ी एक बड़ा इन्फ्लुएंस डाला इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। मेजर पार्ट हम लोगों ने वहीं से एक्सट्रैक्ट किया है, और जितने भी पीनल्स कोड हैं सब ब्रिटिशर्स के बनाए हुए हैं। लेटर अभी हम अपने भारतीय न्याय संहिता लेके आ रहे हैं, उसी को हम देखेंगे। तो एक अगर शॉर्ट ब्रीफ में आपको देखना होगा तो आप ऐसे लगा सकते हो हिस्टोरिकल कि पहले पोर्तुगीज़ है, पोर्तुगीज़ इस्टेब्लिश किया अपना, फ्रेंच डच जो भी हैं वहाँ पे, तो डच भी आए, फिर फ्रेंच आए, लेटर ऑन इंग्लिश आए। तो इसमें जो चीज़ें हैं, एक तो अंग्रेज़ों को एक तो अपनी राइट्स लेने हैं, ट्रेडिंग राइट्स किसके थ्रू, किंग्स के। ऑलरेडी पुर्तगीज़ अपना एक एस्टेब्लिशमेंट बना चुके हैं, तो इसमें भी एक काफ़ी एक बड़ा इनको अपना एक इस्टेब्लिश करना है ट्रेड, कहीं भी सूरत में हो या जहाँ भी हो इंडिया में, उन्होंने अपनी मोनोपोली बनानी है। तो फिर इनका पुर्तगीज़ के साथ भी लड़ाई होती है। उसके बाद से धीरे धीरे जब इस्टेब्लिश करते हैं तो एज ए रेवेन्यू कलेक्टर ही होती हैं वो, ट्रेडिंग के मकसद से आते हैं। लेकिन लेटर ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश हो जाती है, एबॉलिश नहीं कर सकते हैं, डिज़ोल्व हो जाती है एक तरह से। इनकी जो ट्रेडिंग पावर भी होती है, पहले इनके पास ट्रेडिंग के साथ एक और पावर रहती है, ट्रेडिंग के साथ ही पॉलिटिकल पावर भी रहता है इनके पास। बट लेटर ऑन धीरे धीरे ये चीज़ें ब्रिटिश जो क्राउन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्चुअली में ये स्ट्रेटजी के साथ आई होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट, जैसा कि मुगल्स क्या करते थे, मुगल्स का सिंपल सा ये था, जो पहले वॉर होती थी, जो भी स्ट्रेटजी हैं, जो भी चंगेज़ खां हुआ या मुगल्स में जो भी, यहाँ तक कि डिफरेंट जो मोनार्कियल सिस्टम था, मोनार्कियल सिस्टम ये था कि कोई एक राजा है, कोई एक टेरेटरी है, लेट्स से ये इंडिया है, तो यहाँ पे मुगल्स हुए हैं, डिफरेंट ये सिकंदर हुआ, ये लोग क्या करते हैं, वॉर के थ्रू यहाँ पे इस्टेब्लिश होते थे। एक वॉर कर देते, तो वहाँ के जो लोकल किंग्स हैं उनसे एक वॉर आप लड़ते थे, ठीक है। तो एक वॉर लड़ना पड़ता था। लेकिन ब्रिटिशर्स का जो आइडिया था वो काफ़ी डिफरेंट था। वो क्या करते थे कि लेट्स से ये इंडिया है, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि हम एक बंदे को भेजेंगे यहाँ के किंग के दरबार के में, वहाँ पे वो जाएगा और बेसिकली वो वहाँ पे एक प्रपोजल लेके जाएगा कि हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, हम हमें यहाँ पे एक ट्रेडिंग सेंटर दे दो, हमें आपके पॉलिटिकल सिस्टम से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं। वो बेसिकली वो ट्रेडिंग शुरू करेंगे, ट्रेडिंग करते करते धीरे धीरे वो इन्फ्लुएंस अपना बनाते जाएंगे, पैसे आने के साथ साथ इनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। और लेटर ऑन जो लोकल किंग्स हैं उनसे एक काफ़ी अच्छा रिलेशन इनका बना रहा। फिर वहाँ से धीरे धीरे उनके रिवेन्यू राइट्स लेने लगे वो, ठीक है। वहाँ तक कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी इन्होंने शुरू कर दी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देखो कि जो दीवानी राइट्स, जो राइट्स लिए थे ये सूरत कोर्ट में थॉमस रो ने जहांगीर से, वो आया था अकबर के लिए, लेकिन वहाँ जहांगीर कोर्ट में था, लेके आया था जो फरमान अकबर के लिए लेके आया था। तो उसने जहांगीर से राइट्स तो ले लिए कि चलो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। लेटर ऑन देखते हैं फिर एक्सटेंड भी होता है शाहजहाँ के टाइम में। तो इनका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ जाता है कि धीरे धीरे ये चीज़ों पे कंट्रोल बढ़ाते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले ये गुजरात हुआ, बंगाल हुआ, मद्रास हुआ, बॉम्बे हुआ, यहाँ पे बढ़ते हैं और धीरे धीरे पूरे इंडिया पे कवर कर लेते हैं। और इंडिया पे कवर करने के बाद अगर देखें तो एक इनका एक स्ट्रेटजी है कि हम धीरे धीरे एक्ट्स लेके आएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो रहती है एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह, लेकिन लेटर ऑन देखते हैं कि ये लोग इसकी ट्रेडिंग मोनोपोली भी ख़त्म कर देते हैं। पहले तो चाइना के साथ ख़त्म करते हैं, लेटर ऑन इंडिया के साथ भी इसका ट्रेडिंग का मोनोपोली ख़त्म होता है और ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है। और लेटर ऑन ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रूल करता है इंडिया पे, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन। और धीरे धीरे जो हम चार्टर एक्ट पढ़ते हैं वो काउंसिल एक्ट बनता है, लेटर ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनता है। तो बेसिक यही चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे और एक एक चार्टर एक्ट्स देखेंगे, क्या क्या उसमें प्रोविजंस थे और कैसे इन्होंने इन्फ्लुएंस बना के रखा इंडियन गवर्नमेंट पे।
इंडिया के लोगों पे, क्योंकि नेशनलिज्म की जो भावना थी अभी जागृत नहीं हुई थी। धीरे धीरे नेशनलिज्म भी आता है जब ये ब्रिटिशर्स इंक्रोचमेंट करते हैं, लोगों को तंग करते हैं। तो वही हम देखेंगे। ये एक ब्रीफ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या थी यहाँ पे इंडिया पे रूल करने की। तो अगर आप देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो 31 दिसंबर 600 को ये कंपनी इस्टेब्लिश होती है। 31 दिसंबर 1600 को ये कंपनी इस्टेब्लिश होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। रॉयल चार्टर एक्ट 1600 ये इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू ही हुई रहती है ये। और इसको लेजिस्लेटिव पावर मिले रहते हैं। ठीक है, दे हैव द लेजिस्लेटिव पावर्स। और देखा जाए इसमें तो इनको मोनोपोली होती है इंडियन ओशंस में। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे किसके, कॉटन, शुगर, सॉल्ट, इंडिगो, स्पाइसेस, डाइज एंड ओपियम। ओपियम उस समय काफ़ी ट्रेड में रहता है। ओपियम यूज़ भी करते थे ये लोग, एज ए पेन किलर यूज़ करते थे। और इनिशियली इसमें कितने मेंबर थे, इसमें 216 मेंबर थे। देखिए, एक गवर्नर होता था इसमें और 24 डायरेक्टर्स होते थे। और पहली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सीप थी, वो लैंड कहाँ की, सूरत में लैंड की थी। ठीक है। और पहली इंडियन फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाई, मसूलीपट्टनम में लगाई, आंध्र प्रदेश में 1611 में। एक्चुअली में ये लोग सूरत के कोर्ट में आए थे, थॉमस रो और जहांगीर के कोर्ट में आए थे। और उनको शुरू में तो उन्हें इस्टेब्लिश करने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि ऑलरेडी जो जहांगीर था पुर्तगीज़ के साथ थोड़ा अच्छा रिलेशन था उनका। तो लेटर में बाद में इन्हें परमिशन मिली सूरत में इन्हें बनाने के लिए 1612 में। तो 1612 में वापस इन्होंने इस्टेब्लिश की सूरत में। तो ये पहली जो इनकी फैक्ट्री थी वो एक्चुअली में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में थी। तो ये देखना है मसूलीपट्टनम कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। वहाँ पे इन्होंने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की थी। अभी आते हैं तो एक्चुअली में पुर्तगीज़ वहाँ पे रूल कर रहे थे, तो उन्होंने एक लड़ाई भी लड़ी थी अराउंड 1612 में। इन्होंने लड़ाई लड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगीज़ के बीच में हुआ था। तो जहांगीर भी चाहता था पुर्तगीज़ को हटाना, क्योंकि पुर्तगीज़ ऐसा हो चुका था कि ये लोग एक लुटेरे हो चुके थे। एक्चुअली में कहा जाता है कि जहांगीर की जो वाइफ है उसी का जो उनका सीप आ रहा था, उसी को उन्होंने लूट लिया था हुगली नदी का राउंड। तो इसीलिए जहांगीर भी चाहता था कि पुर्तगीज़ पे एक रोक लगे इन पे, ये काफ़ी लुटेरे हो गए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी अच्छा एक स्पेस मिल गया इसमें एंटर करने का। और यहाँ जो बैटल सवाली 1612 में होती है, सूरत में ही होती है। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और एक नेवल बैटल होता है एक्चुअली में। और यहाँ पे रूट, इसे रूट भी बोलते हैं कि एक मॉडर्न नेवी का रूट यहाँ पे क्रिएट होता है। तो थॉमस रो जहांगीर के कोर्ट में आता है, किसके लिए, तो एक कमर्शियल ट्रीटी के लिए, फॉर द एक्सक्लूसिव राइट इन सूरत। ठीक है। 1634 में जो ये राइट्स हैं वापस एक्सटेंड किए जाते हैं बंगाल के लिए, एक्सटेंडेड दिस राइट टू बंगाल के लिए। तो पहले सूरत के लिए होता है लेटर, और ये बंगाल के लिए भी एक्सटेंड हो जाता है। तो आप देखते हो कैसे पहले तो इनकी स्ट्रैटेजी, यही मैं बता रहा था कि स्ट्रैटेजी क्या थी इनकी। पहली थी कि आप ट्रेड करने जाओ, इन्होंने सूरत के लिए परमिशन लिया, लेटर इनको खोज कर करके ये उनके बेटे से भी इसको बंगाल की तरह बंगाल के लिए एक्सटेंड कर लिया। और डिफरेंट ट्रेडिंग पोस्ट भी देख सकते हैं इन्होंने। सूरत में एक ट्रेडिंग पोस्ट 1619 में बनाई, फिर 39 में, 1668 में, 1690 में। और इसमें और भी चीज़ें हम देख सकते हैं लेटर ऑन। और अगर बेसिकली देखिए तो क्या है, पहले इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1600 के आसपास, 1600 में। तो चार्टर एक्ट ही थे, फिर मोर लेजिस्लेटिव पावर 1661 तक मिले, फिर 1726 तक इन्हें लेजिस्लेटिव पावर्स मिल गए। ये सब चीज़ें थी। और बोला जाता है कि 1720 यहाँ तक आते आते कि यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम भी इस्टेब्लिश हो चुका था। तो अब बैटल ऑफ पलासी देखते हैं। तो बैटल ऑफ पलासी में आपका कितना 1757 23 जून को होता है। मैंने बताया था 3 बड़े वॉर है, एक तो बैटल ऑफ पलासी, देन बक्सर, और लेटर ऑन फिर 1857 का वॉर जो होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस वॉर, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर। तो एज अ ब्रीफ में देखते हैं हम, इसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम बस देखेंगे कि बैटल ऑफ पलासी में क्या होता है और क्या क्या चेंजेस होते हैं उसमें। ओके, तो हम उसी पे फोकस करेंगे अभी। तो बैटल ऑफ पलासी जो होती है वो 1757 में होती है, 23 जून को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में।
तो ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी को रॉबर्ट क्लाइव लड़ता है, और इधर नवाब बंगाल के साइड से सिराजुद्दौला यहाँ पे लड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या होता है कि रीजन क्या था, रीजन था इसमें कि नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्सेस एंड मिसयूज ऑफ द ट्रेड प्रिविलेजेस। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कॉन्स्पिरेसी एक ये निकाली थी कि ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी का मतलब था कि नवाब एक्चुअली में फोर्ट विलियम्स को सीज कर चुका था, और यहाँ पे उन्होंने एक छोटे से कमरे में काफ़ी सारे अंग्रेज़ों को कैप्चर करके रखा था, और काफ़ी अंग्रेज इसमें मर गए थे। तो इसी को ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहते हैं, और इसी के कारण इन्होंने एक्यूज़ किया सिराजुद्दौला को, और ये वॉर डिक्लेयर कर दिया इन्होंने। तो इस वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत भी जाती है, और लेटर ऑन देखते हैं कि इन्होंने मीर जाफ़र को अपॉइंट करते हैं, और ये काफ़ी करप्ट होता है मीर जाफ़र, और इन्होंने इसको करप्ट ये किया। लेकिन ये वहाँ पे दीवानी राइट्स ही लेते हैं, इनसे ये फौजदारी राइट्स नहीं लेते। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली में जो मीर जाफ़र था, मीर जाफ़र के बाद इसका ही दामाद है मीर कासम, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है। मीर कासम और हेक्टर मोनरो के साथ एक लड़ाई लड़ता है, इसे बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में। 1764 में मैं जल्दी निकल रहा, और यहाँ पे ग्रांट करते हैं दीवानी राइट्स को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और हेक्टर मोनरो के बीच में एक लड़ाई होती है, और ये ग्रांट करता है दीवानी राइट्स। अब इसमें देखें तो बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं। रेगुलेटिंग एक्ट्स में अगर आप देखा जाए तो 1773, 1784 एंड 1813 एंड 1853 ये चार्टर एक्ट्स हैं। काउंसिल एक्ट में आप देखो तो 1858, 1861 एंड 1892। तो चार्टर एक्ट क्या थे, एज ए कंपनी थी, तो कंपनी जब होती है तो चार्टर उसका बनता है। ठीक है, धीरे धीरे ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काउंसिल बनता है 1858 में, तो ये काउंसिल्स एक्ट कहलाने लगते हैं। आफ्टर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इनका प्रभुत्व पूरे इंडिया में हो जाता है। तो ये सारे एक्ट हैं। 1947 का जो एक्ट है उसे इंडिपेंडेंट एक्ट भी बोला जाता है। अब अगर देखें कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो क्या था ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसको समझते हैं। तो इसमें क्या था कि इसका था कि कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने फाउंडेशन डाला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था थ्रू द कंपनी, तो यहाँ पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसे बोला जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग को यहाँ पे इस्टेब्लिश कराया गया। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स आया यहाँ पे, और एक इस्टेब्लिश किया गया सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाता 1774 में। ठीक है, और यहाँ पे एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस होते थे इसमें, 1 चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस। तो चीफ जस्टिस पहला कौन था, ये एलिजा एमपी, ये इंपॉर्टेंट है, एलिजा एमपी पहला चीफ जस्टिस बना था सुप्रीम कोर्ट का। और बाकी जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी वो एक बस एक सबॉर्डिनेट थी। तो ये फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे आता है। लेटर हम इसमें भी हम चेंजेस देखेंगे जब पीट्स इंडिया एक्ट आता है। तो अभी हमने क्या देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी एक सिंपल सा इनका एक एडमिनिस्ट्रेशन है, रेगुलेट कर रहे हैं अफेयर्स को, और इस पर कोई भी सैंक्शंस नहीं है, और आराम से ट्रेड कर सकते हैं। 1773 अराउंड कितना साल हुआ, 74, अराउंड 10-11 साल के आसपास फिर एक नया एक्ट आता है। और इस एक्ट में अगर आप देखें, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और यहाँ से आपको देखने लगेगा कि धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है बढ़ते जा रहा है। इन्होंने एक्चुअली में क्या किया कि जो भी इनके कमर्शियल राइट थे और पॉलिटिकल फंक्शंस थे, दोनों को डिस्टिंग्विश किया पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ओके, कि आप ये कौन कौन से पॉलिटिकल ये हैं फंक्शंस हैं वो आप बताओ, और कौन कौन से आपके कमर्शियल्स रूल हैं। कंपनी के जितनी भी टेरिटरीज़ हैं, तो ये कंपनी ये नहीं कह सकती कि कंपनी का ज़मीन है, इसके कहा जाएगा ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट अब डोमिनेंट होने लगी, इट बिकेम डोमिनेंट ओवर द कंपनी अफेयर्स। तो जो भी कंपनी के अफेयर्स थे उसमें डोमिनेंसी देखने को मिलती है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और यहाँ पे 2 चीज़ें इन्होंने स्टैब्लिश की, एक कोड ऑफ डायरेक्टर COD। ठीक है, तो COD कोड ऑफ डायरेक्टर्स एंड BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। तो इसको कैसे याद करेंगे कि कोड COD कौन सा था, कौन कमर्शियल को करता था, कौन पॉलिटिकल को।
सिंपल, अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो आप कंपनी में डायरेक्टर्स देखते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हुए, या फिर डायरेक्टर का पोस्ट आपको वहीं मिलेगा। कहीं भी आपको एज ए पॉलिटिकल फंक्शंस में डायरेक्टर्स का पोजीशन नहीं मिलता। तो वहाँ से आप याद सकते हैं सीओडी जो था वो कमर्शियल अफेयर्स को रेगुलेट करता था। वहीं जो बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है दैट मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, ये सुपरवाइज करता था एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशन ऑफ द सिविल एंड द मिलिट्री गवर्नमेंट। इसने स्टैब्लिश किया सिस्टम ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट। ड्यूल गवर्नमेंट क्या था कि इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करो, क्योंकि आपने जब डिस्ट्रिक्ट यूज़ किया कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस में, तो क्यों कर रहे थे एक्चुअली में, यही तो इनको था कि आप जो भी प्रॉब्लम पॉलिटिकल फंक्शन है आप हमें बताओ। तो एक तरह का ड्यूल गवर्नमेंट बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल भी कर रही है यहाँ पे एज ए कंपनी, और इनके जो कमर्शियल पॉलिटिकल फंक्शंस है उस पर कंट्रोल भी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पर चेक एंड बैलेंसेस लेके चल रही है। तो ये सब चीज़ें पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट में आपको देखने लगेगा धीरे धीरे कि अब कंट्रोल बढ़ रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, क्योंकि काफ़ी अच्छा रेवेन्यू भी आता था इंडिया से, काफ़ी अच्छा ट्रेड मसालों में भी होता था इंडिया में, कॉटन्स, ये सब काफ़ी प्रोमिनेंट था इंडिया का। फिर चार्टर एक्ट 1830 आता है। चार्टर एक्ट 1830 में आप देखो तो क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहली चीज़, इसने मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का उसे ख़त्म किया। इट एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। लेकिन इंडिया में उन्होंने अलाउ किया कि आप टी में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, टी में ट्रेड का जो मोनोपोली है वो रखते हैं। लेकिन आपका जो मोनोपोली इंडिया में है वो बाकी सब चीज़ों में ख़त्म रहेगा। ऐसा नहीं कि आप ही ट्रेड कर सकते हो, बाकी ब्रिटिश कंपनियां भी आके ट्रेड कर सकती है, इसका मतलब यही था। लेकिन इन्होंने एक और एग्जाम्पशन दिया कि चाइना का जो ट्रेड है उसमें आप कर सकते हो जो करना है। लेटर ऑन इसको भी इन्होंने 1833 का एक सुपर ये लाया, चार्टर एक्ट लाया, उससे भी इसे स्नैच कर लिया गया। दूसरी आती है सोवर्निटी की बात। तो सोवर्निटी जो था ब्रिटिश क्राउन का, ये देखा जाता है ओवर कंपनीज टेरिटरी, जो भी कंपनी के टेरिटरीज थे उस पर ब्रिटेन का क्राउन का सोवर्निटी दिखने को मिलता है। क्रिश्चियन मिशनरीज थी, उन्हें भी अलाउ किया गया, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन को धीरे धीरे फैलाया गया, प्रमोट किया गया इंडिया में। अराउंड 1 लाख रुपए दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वेस्टर्न एजुकेशन को पॉपुलराइज करने के लिए इंडिया में। फिर क्या हुआ कि इन्होंने ऑथराइज़ किया लोकल गवर्नमेंट को कि वो इम्पोज कर सकते हैं, क्या टैक्सेस इम्पोज कर सकते हैं, और यहाँ तक कि वो लोगों को पनिश भी कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट टू पनिश भी इस अधिकार चार्टर एक्ट के थ्रू मिला। तो ये सब चीज़ें थी। तो 1733 आपने देखा। देन आफ्टर पीट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, उसमें धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ते गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। 1813 तक आते आते जो इनका इंटेंशन था प्योर, वो दिखाने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट की। एक्चुअली मैंने क्रिश्चियनिटी फैलाना शुरू किया इन्होंने, वेस्टर्न एजुकेशन, क्योंकि अब ये रूल करना चाहते थे। तो रूल करने के लिए पहले क्या है कि अपना कल्चर भी इम्पोज करना होता है, तो इसे बोलते हैं कल्चरल एसिमिलिज्म। धीरे धीरे हमारा कल्चर एसिमिलेट होते रहे इंडियंस में, एज ए इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश कपड़े। तो ये कैसे आएगा जब आप एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करोगे। क्रिश्चियन मिशनरीज भी आई तो उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, काफ़ी लोग कन्वर्ट भी हुए, और काफ़ी और मोनोपोली ख़त्म किया ईस्ट इंडिया कंपनी की और ट्रेड में। तो अब ये क्या था कि धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ते गया ईस्ट इंडिया कंपनी पे, इसीलिए लाया गया था। ये एक बस एक बहाना था ईस्ट इंडिया कंपनी, एक्चुअली में धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ाना था, धीरे धीरे ट्रेडिंग के थ्रू, और इन्होंने टेरिटरीज को भी अपना बताने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब आते हैं अगला, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। पहला चीज़ क्या, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से ही जो चाइना का ट्रेड मोनोपोली है वो भी ख़त्म कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये था फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन। इसमें अगर बात करें, दिस इज द फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब इन्होंने इसको क्या बोलने लगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला कौन बना, विलियम बेंटिक, ठीक है। तो ये देखें धीरे धीरे ये पहले यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट जो हमने देखा था यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नर बंगाल था, ठीक है। इन्होंने इसको बढ़ा के गवर्नर जनरल बनाया बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया यहाँ पे। और लेटर ऑन आप जब यहाँ पे पहुँचते हैं हम, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो यहाँ पे इन्होंने इसे पूरा इंडिया में फैला दिया, ठीक है, कि अब भाई हम तो पूरे इंडिया में हैं, हम गवर्नर जनरल इंडिया के हैं, ना कि केवल बंगाल के। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज वेस्टेड विद ऑल द सिविल एंड द मिलिट्री पावर्स, जितने भी सिविल एंड मिलिट्री पावर्स थे
इसके वेस्टर्न थे, इट डिप्राइव द गवर्नर्स ऑफ द बॉम्बे एंड द मद्रास फॉर द लेजिस्लेटिव पावर। लेकिन जो भी लेजिस्लेटिव पावर पहले मिलते थे गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे को या फिर मद्रास को, उसे कर्टेल कर दिया गया। अब था कि भाई एक सेंट्रलाइज बॉडी है जिसे हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, जीजीआई, विलियम बेंटिक है, और यही सब कुछ कंट्रोल करता है। ठीक है, जिसने डिप्राइव कर दिया। अब अगर इसमें बात करें तो इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। इसने क्या किया, कमर्शियल बॉडी का जो एक्टिविटीज़ है पूरी तरह ख़त्म हुआ कि अब आप कमर्शियल ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ये अब आपका प्रोसेस ख़त्म। यू आर नाउ ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो यहाँ से ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनती है। एक नया लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसे मैक्ले बोलते हैं, किसमें, तो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है। यहाँ पे प्रोविजंस आता है किसका, ओपन कंपटीशन का। तो ये काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो देखोगे कि यहाँ पे ओपन कंपटीशन का प्रोविजंस आते हैं, ना कि ये इंट्रोडक्शन होता है। प्रोविजंस आते हैं कि हमें ओपन कंपटीशन यूज़ करना चाहिए डिफरेंट अपॉइंटमेंट के लिए, जो सिविल सर्विसेज है जिसमें भी होता है। लेकिन यहाँ पे अभी प्रोविजंस आए थे केवल। तो 1833 इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। और गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया वाज वेस्टेड विद ऑल सिविल और मिलिट्री पावर्स इसके पास था। इसमें जो था रिस्ट्रिक्शन जो थे इमिग्रेशन ऑफ यूरोपियंस या फिर वो जो लैंड कितना एक्वायर कर सकते हैं उसको इन्होंने लिफ्ट किया। ठीक है, उनको थोड़ी आज़ादी दी कि आप ज़मीन ले सकते हैं यहाँ पे। इंडियंस लॉ को कोडिफाई किया गया और इसे कंसोलिडेट किया गया। तो वही पीनल कोड्स, डिफरेंट जो इंडियंस कोड थे, हिंदू कोड, अभी हम लोग यूज़ कर रहे थे, लेकिन लेटर अभी उन्होंने भारत न्याय संहिता को यूज़ किया है और धीरे धीरे चेंजेस ला रहे हैं अपने अकॉर्डिंग जो अभी के एक्ट हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी डिजिटल प्रूफ, जो भी डिजिटल प्रूफ्स आप दे सकते हैं कोर्ट्स में, तो उसकी एक नई स्ट्रैटेजी है जो अब पीनल कोड्स में इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसमें ये कहा गया है कि देर विल नो इंडियन विल बी डिनाइड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कलर। लेकिन बस द कोशला था, क्योंकि उनका यही था वाइट मैंस बर्डन, यहाँ के लोगों को तो सिविलाइज मानते ही नहीं थे, तो वो कैसे एम्प्लॉयमेंट देंगे या फिर उसको ये करेंगे, इक्वालिटी देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये था कि उन्होंने एबॉलिश की स्लेवरी को इन्होंने एबॉलिश की। तो ये एक क्वेश्चन आता है काफ़ी। तो इस स्लेवरी को एबॉलिश कौन से एक्ट में किया गया था, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि मेरा तरीका था 1833 जो है। ठीक है, इतना तो 18 तो याद रहेगा, 33 को आप ऐसे लिख लो। तो ये एक क्या बनता है, एक चेन बनता है, तो स्लेवरी को थोड़ा रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा याद हो सकता है इससे। 3 को दोनों को उल्टा कर दे तो हम, तो ये हो गया। अब लेटर हम आप देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें अगर बात करें चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसमें क्या होता है, तो अब गवर्नर जनरल का काउंसिल, अब तो कंपनी की बातें हम छोड़ ही दें, ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी कौन सा बन गया है, गवर्नर जनरल का काउंसिल बन गया। उसमें क्या है, एक मेंबर है लॉ मेंबर मैकले, ठीक है, गवर्नर जनरल के काउंसिल में। अब काउंसिल्स में क्या क्या है, उनके लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी है। अब इनके भी फंक्शंस को अलग किया गया है, इनको भी फंक्शन को सेपरेट किया है। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में पिट्स ऑफ इंडिया 1784 में किया गया, तो उसमें क्या किया गया, इनके जो भी पॉलिटिकल्स थे और जो कमर्शियल थे उसको अलग किया गया था। यहाँ पे क्या अलग किया जा रहा है, यहाँ पे इनके लेजिस्लेटिव जो है और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है, इसको अलग कर रहे हैं, इसको सेपरेट कर रहे हैं। और इसने क्या किया, इसने प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ द 6 मेंबर, 6 मेंबर को एडिट किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किया गया। और इसे कहा गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, आईसीएलसी भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पहली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, इंडिया इन द लेजिस्लेटिव, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन को भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया पहली बार। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन, ठीक है। यहाँ पे जब आप देखोगे कि यहाँ पे इन्होंने ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्विसेज। और लोकल जो रिप्रेजेंटेशन है आईसीएलसी के लिए, ये बढ़ने लगा। और लोकल रिप्रेजेंटेशन जो हमने बात की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो कौन कौन से लोग इसमें ऐड हुए, तो जैसे मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, यहाँ से लोकल मेंबर्स को सिलेक्ट किया गया। और एक और था ये आगरा, आगरा से भी
तो ये आगरा जो है थोड़ा बहुत ये क्लीशे लगता है, मतलब थोड़ा लगता है अलग, ये नहीं होगा, तो ये याद कर सकते हो कि आगरा भी था इसमें। तो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, क्योंकि ये तो प्रेसिडेंसीज ही थी, लेकिन इसमें आगरा से भी लोकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला है। तो ये 1853 था। तो अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली आप भूल ही जाओ। अभी क्या चल रहा है, अब गवर्नर जनरल का काउंसिल आ गया, अब ये पूरे इंडिया में एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन आ चुका है। तो यहाँ तक देख लीजिए सारे प्रोविजंस। ये अभी है चार्टर्स एक्ट हमने पढ़ा, मेजर जो चार्टर एक्ट्स हैं। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज का है, तो यहाँ पे कौन फाउंडेशन इसका दिया इंडियन सिविल सर्विसेज का। तो इंडियन सिविल सर्विस का फाउंडेशन जो है ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने दिया था। और फादर जो है इंडियन सिविल सर्विसेज का कौन था, कॉर्नवालिस। तो इस समय जो कॉर्नवालिस को माना जाता है, और इसने कोवेनेटेड और अनकोवेनेटेड ये दो इसमें डिफ्रेंसिएशंस थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के थ्रू ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज स्कीम ऐसे एक स्टैब्लिश की गई। ठीक है, तो यहाँ तक चार्टर्ड एक्ट्स थे। तो एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें थी। सॉरी, चार्टर एक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। तो पहला हम लोग ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, क्या क्या हुआ है इसमें, बैटल सवाली और कैसे चीज़ें चेंज हुई, ये हमने देखा। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कि कब कब इस्टेब्लिश हुआ, बैटल ऑफ पलासी हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी चेंज में जो जो चेंजेस हैं उसने वो हमने देखा। रेगुलेटिंग एक्ट हमने देखा। अभी चार्टर एक्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे 1773 से लेके 1784 तक, 1853 तक। 1773 में देखा, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल दिया गया, वॉरेन हेस्टिंग बना। एलिजा एम्फे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। और सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ 1774 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। कमर्शियल पॉलिटिकल फंक्शन अलग हुए, COD BOCI है, COD डायरेक्टर मतलब कमर्शियल अफेयर्स। ड्यूल गवर्नमेंट पूछता है इसमें कि ड्यूल गवर्नमेंट किस में स्टैब्लिश हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू ही हुआ। फिर चार्टर एक्ट 1813 आया। मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में, ट्रेड की उससे ख़त्म की गई, चाइना को छोड़ दिया गया, टी किसान था, टी में ऐसे एजम्पन दिया गया इंडिया में हो सकता है। लेटर 1833 में से स्नैच भी कर लिया गया। सुवर्णिटी हो गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो क्राउन था कंपनीज के ट्रेड के ऊपर। क्रिश्चियन मिशनरीज भेजे गए, वेस्टर्न एजुकेशन आया, 1 लाख रुपए का प्रमोशन दिया। लोकल गवर्नमेंट को भी ऑथराइज किया गया टू इम्पोज द टैक्सेस। चार्टर एक्ट 1833 सेंट हेलेना एक्ट बोलते हैं। अब इसमें क्या हुआ, पूरा ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक्ट था जो फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का, इट इज़ द 1833। और गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। और अब एक पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई, इनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी के एज ए कमर्शियल बॉडी ख़त्म कर दी गई। इंट्रोड्यूस किया गया लॉ मेंबर, ये लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस मैकुले हुआ। ओपन कंपटीशन का प्रोविजंस दिया गया यहाँ पे। फिर देखें तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ऑन इमिग्रेशन, इमिग्रेशन पर रोक लगाई गई। और स्लेवरी को एबॉलिश किया इन्होंने। फिर 1853 हम देखते हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ ओपन कंपटीशन। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन अब गवर्नर जनरल काउंसिल के भी अलग किए जा रहे हैं। और 6 मेंबर और ऐड हुए हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और लोकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ से, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से हुआ। और इस तरह से इंडियन सिविल सर्विसेज का फाउंडेशन किसने दिया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। फादर कौन है इसके, कॉर्नवालिस। तो ये डिफरेंस याद रखना है, फाउंडेशन हेस्टिंग ने दिया लेकिन फादर कौन रहा, कॉर्नवालिस। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज इस्टेब्लिश किया गया। अगले वीडियो में हम लोग जो मेन, अभी तो हमने क्या पढ़ा, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट पढ़ा था, लेटर हम काउंसिल एक्ट को कवर करेंगे। थैंक यू।